समय बहुत। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज, हाँ चलिए ठीक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लार ग्रंथि ना बच्चों। पीछे तो हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में, आहार नाल की जो परत होती है वो कितने स्तरों की बनी होती है? 4। आप लोग एक बात बताइए, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे अधिक क्रमांकुचन आहार नाल के किस भाग में होता है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्योंकि कल मैंने बताया था कि आहार नाल का क्रमांकुचन सबसे अधिक कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है। ठीक है, जल्दी दीजिए जवाब। तो जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं अभी लाइव क्लास में, इस सवाल का आंसर दीजिए, सबसे अधिक क्रमांकुचन कहाँ होता है आहार नाल में? तो चलिए, तो सबसे अधिक क्रमांकुचन बच्चों होता है अमाशय में, और सबसे कम कहाँ होता है? मलाशय में। अधिक अमाशय, कम मलाशय। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? लार ग्रंथि। तो देखना बच्चों, सबसे पहले जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो उसके क्रम में लार क्या करते हैं? भोजन से आके मिलते हैं, और यहीं से मुख गुहा से ही लार की सहायता से और दांत की सहायता से क्या होता है? भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं हम लोग कि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें से एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, दूसरा सब मैंडिबुलर, तीसरा क्या होता है? सब ल्यूंगल। ठीक है। अब इसमें देखना, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा लार ग्रंथि होती है। तो हम अब पहले ये समझेंगे कि हमारे लार से क्या क्या स्रावित होता है और वो उनका काम क्या क्या है। ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले की बात ये याद रखना, जब हम लोग बच्चों भोजन करते हैं तो भोजन प्लस लार, जब भोजन में बच्चों लार मिलेंगे तब ये कहलाते हैं बोलस। क्या कहलाएंगे? बोलस। ये पहले याद रख लेना, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन में बच्चों जब लार मिल जाती है तो वो किस अवस्था में आती है? तो आती है बोलस अवस्था में। अर्थात मुख गुहा के बाद जो भोजन हमारे ग्रसनी और ग्रासनली में प्रवेश करती है उस अवस्था को क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। ये एक चीज याद रखना। ठीक है, कि भोजन प्लस लार बराबर क्या हो जाएगा? बोलस। चलो, अब आते हैं बच्चों, देखते हैं कि लार में क्या क्या पाया जाता है। ठीक, लार। तो ध्यान देना, इस लार में बच्चों एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है इमाइलेज। इमाइलेज। ठीक है बच्चों। अब दूसरा याद रखना, इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि लार में होते हैं खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण। खनिज लवण, जिसको वैद्युत अपघट्ट भी बोलते हैं। इसमें होंगे आपको सोडियम आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, और कैल्शियम भी होते हैं। चलिए, तो ध्यान देना कि हमारे लार ग्रंथि से जो निकलते हैं लार, उसमें क्या मिलेंगे? इमाइलेज बनेंगे, मिलेंगे, लाइसोजाइम मिलेंगे, और खनिज लवण मिलते हैं। तो ध्यान देना, ये जो इमाइलेज एंजाइम है, ठीक है बच्चों, पहले समझो एंजाइम किसे कहते हैं। हमारे शरीर में एंजाइम क्या करता है? वह पदार्थ होता है जो एक पदार्थ को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल में समझो बच्चों कि जैसे दूध है, यदि दूध से हमको दही बनाना होता है तो क्या करते हैं? दही थोड़ा सा दही उसमें देते हैं दूध में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोरन भी बोलते हैं। बोलते हैं, बोलते हैं। जब दूध में बच्चों जोरन को दे देते हैं, अर्थात
थोड़ा सा दही दे देते हैं, आप देखिएगा पूरा दूध किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है, बदलता है ना। उसी प्रकार से ध्यान देना, जो एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर में किसी पदार्थ को क्या करते हैं, दूसरे पदार्थ में चेंज कर देते हैं। जैसे देखो एक एंजाइम इमाइलेज है, ये इमाइलेज आप क्या करेंगे, किसी एक पदार्थ को दूसरे में चेंज करते हैं। जैसे देखना, ये जो इमाइलेज होते हैं आप लोग को बताए थे बच्चों, स्टार्च। सबसे पहले पाचन एवं अवशोषण चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें सबसे पहला चर्चा हम क्या किए थे, स्टार्च पे किए थे। जब हम लोग बच्चों भोजन करते हैं तो उस भोजन में स्टार्च होता है, ये बात आप लोग जानते हैं क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया। जब हम लोग खाना को खाते हैं तो उस खाना में बच्चों स्टार्च होता है। अब इस स्टार्च में आके लार मिलते हैं, लार का क्या आएगा, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, इमाइलेज। जब इस लार में बच्चों इमाइलेज मिलते हैं, इमाइलेज जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, याद रखना इमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। स्टार्च में ये इमाइलेज मिलेंगे, टाइलिन मिलेंगे और इसको तोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे करके लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एमाइलेज या टाइलिन, इसको तोड़ देंगे माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। और ये माल्टोज बच्चों छोटी आंत में जाके ग्लूकोज में टूट जाते हैं। ठीक है, मैंने पीछे क्या बताया था, स्टार्च ग्लूकोज में बदलते हैं, बात सही है। लेकिन ध्यान देना, हमारे मुख गुहा में जो लार होती है, लार में जो इमाइलेज एंजाइम होते हैं, इस स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं। अब ये माल्टोज आगे जाके किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है बच्चों, ध्यान देना। और हमारे मुख में ही इस स्टार्च का बच्चों 30% डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है। इस बात को याद रखना, कितना परसेंट, 30%। इसलिए बच्चों क्या खाना खाने वक्त बढ़िया से भोजन को चबा के खाना चाहिए, एकदम बढ़िया से चबा चबा के खाइए। जितने अच्छे से चबाइएगा बच्चों, जितना ये जाव है ये मूव करेंगे, उतनी ज्यादा लार स्रावित होगी। और क्या करेगी वो लार, हमारे स्टार्च को पचाएगी, ताकि इस भोजन का पाचन हमारे शरीर में अच्छी तरह से हो सके। याद रखना बच्चों, अभी से गबर गबर मत खाना, आराम से उसको चबा चबा के आराम से खाना। ठीक, तो याद रखना, लार में इमाइलेज थे, इस इमाइलेज का क्या काम था, स्टार्च को तोड़ना और माल्टोज में बदलना। अब बच्चों एक सवाल यह आता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, तो बताओ बच्चों, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से। कौन सा एंजाइम पचाएगा, तो इमाइलेज पचाएगा। अब आते हैं लाइसोजाइम पे। याद रखना बच्चों, ये जो लाइसोजाइम है ये हमारे भोजन में आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो लाइसोजाइम है सबसे ज्यादा बेनिफिट ये याद रखना जानवरों को देता है, जैसे कि कुत्ता। ठीक है, देखना बच्चों, कुत्ता को जब घाव होता है तो क्या करते हैं, कुत्ता जी से अपने घाव को चाटते रहते हैं। तो कुत्ता जी से चाट के अपने घाव को क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मत करना कि सर जी हम लोग भी अब जी से चाट के घाव ठीक कर लेंगे। ठीक है, देखिए कुत्ते के जीभ में, इसको थोड़ा मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुत्ते के जीभ में बच्चों, सॉरी मुख गुहा में जो लार निकलती है, हम लोग के से मुंह से जो लार निकलती है, उस लार में होता है लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एकदम दबार दबार के मारते हैं, एकदम उड़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए देखना कि अभी तुरंत बता रहे थे कि कुत्ते में जब घाव होता है तो जी से चाटता है और चाट के घाव को छाड़ता है। लेकिन एक बात और देखना, जब कुत्ते को गर्दन पे घाव होती है तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि बेचारे कुत्ते का जो जीभ है वो गर्दन तक नहीं पहुंच पाता है। और जब तक गर्दन तक नहीं पहुंचता है तो फिर वहां तक लार जाती नहीं है, लार वाला लाइसोसोम जाएगा नहीं। जब लाइसोजाइम वहां नहीं जाएगा तो घाव छूटेगा नहीं। इसलिए याद रखना, कुत्ते का जो सिर पे या फिर गर्दन पे जो घाव होते हैं बच्चों छूटते नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और यही लाइसोजाइम हमारे लार में भी होती है, जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे भोजन में आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट करते हैं।
इसलिए बच्चों भोजन को क्या करना चाहिए, चबा चबा के। नंबर एक फायदा क्या देखे आप, स्टार्च का पाचन होगा। दूसरा क्या देख रहे हैं, जितना भोज मुंह को लाड़ेंगे उतना लार आएगा, उतना लाइसोजाइम आएंगे, और जो भोजन में बैक्टीरिया होंगे आराम से उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। कौन, लाइसोजाइम। तो याद रखना, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। उसके बाद बच्चों खनिज लवण भी स्रावित होते हैं। इस खनिज लवण को हम लोग वैद्युत अपघट्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देखना सोडियम आयन है, ठीक है, क्लोरीन आयन है, पोटासियम आयन है, तो ये सभी हमारे लार ग्रंथि से बच्चों निकलते हैं, भोजन में मिलते हैं, और भोजन को क्या करते हैं, ग्रास नली की तरफ ले जाते हैं। इस तरह से बच्चों अभी हम लोग लार का काम पढ़ लिए हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है, पैरोटीड ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक। आप लोग को याद रखना है लार का काम क्या होता है। और लार का पीएच मान कितना होता है बच्चों, याद रखना 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8, ठीक है। और एक बात और याद रखना, अभी तुरंत मैंने बताया, भोजन जब लार से मिल जाता है, ठीक है, तब ये क्या कहलाता है, तो बोलस। क्या कहलाएगा, बोलस, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये माइलेज का क्या काम था, लाइसोजाइम का क्या काम होता है, और खनिज लवण देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखना सबसे बड़ी जो लाड़ ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, पैरोटीड लाड़ ग्रंथि होती है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अमाशय। हाँ, कल तो मैंने बताया था बच्चों कि भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है ना, इस बात को फिर से के बता देते हैं। भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होगा, भोजन का पाचन, तो याद है कल बताए थे भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, क्या बताए थे, ठीक। नंबर 1 मुख गुहा बोले थे, याद है, मुख गुहा, भोजन का पाचन मुख गुहा में होगा। दूसरा याद रखना कहाँ बोले थे, अमाशय में होगा, ठीक। तीसरा क्या बोले थे, छोटी आंत में होगा, छोटी आंत में होता है भोजन का पाचन। अब इस पे एक बात ये बताना, मुख गुहा में जो भोजन को पचाने का काम कर रहा है लार, लार के बारे में पढ़ लिए। अब किसके बारे में पढ़ना है, अमाशय। तो बच्चों अमाशय को हम पढ़े थे कब, जब आहार नाल पढ़ रहे थे तब। अब फिर से अमाशय पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब आहार नाल में भोजन जा रहा है, अब भोजन को पचाना है। अब इस पचाने में आहार नाल की क्या भूमिका है, और आहार नाल से जो निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, रस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है कि नहीं होती है, जठर ग्रंथि होती है, ठीक है बच्चों, ठीक। अब इस जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, इस जठर ग्रंथि से कौन कौन से रस निकलेंगे। ऐसे तो जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को जठर रस बोलते हैं बच्चों। अब उस जठर रस में क्या क्या होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कोशिका उसको निकालेंगे सो पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अब अमाशय। और अमाशय के अंदर क्या होता है, जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से निकालेंगे जठर रस। जब जठर रस निकल जाएगा तब क्या होगा, भोजन का पाचन। यही वो अमाशय है जो आहार नाल का भाग है, जो क्या करता है, सबसे ज्यादा क्रमांकुचन करता है, भोजन को एकदम से पीस के रख देता है, ठीक है। चलो, तो आपको याद होगा बच्चों, मैं आहार नाल के सॉरी, ये जो आपका स्टमक है अमाशय है, अमाशय के इस भाग को क्या बोले थे बच्चों, कार्डियक बोले थे, याद होगा, कार्डियक, ठीक है। और इस वाले भाग को क्या बोले थे, फंडस, क्या बोले थे, फंडस, ठीक है। और इसको क्या बोले थे, पाइलोरिक। और बीच वाले को क्या बोले थे बच्चों, बॉडी बोले थे। चलो अब आगे देखना, इस बात, यह भी बात आप लोग को याद होगा, ध्यान होगा कि मैंने बताया था इसी फंडस की जो दीवार होती है, इसी दीवार पे क्या होते हैं, जठर ग्रंथि होती है, ठीक है। क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है।
ठीक है, चलो बच्चों, याद है ना, बताए थे ना जठर ग्रंथि होती है। अब याद रखना, ये जो जठर ग्रंथि होती है 3 कोशिकाओं से बनी होती है। 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, कितनी कोशिका? 3। तो याद रखना कौन कौन सी 3 कोशिका हैं जो तीनों मिलके जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। तो नंबर 1 याद रखना, म्यूकस कोशिका। ठीक है, कौन कोशिका? म्यूकस कोशिका, या कोशिकाएं भी लिख सकते हो। ठीक। दूसरा बच्चों होता है मुख्य कोशिका। क्या होगा? मुख्य कोशिका। एक नया हाथी ले आते हैं, रुको तो देखो, पहला कौन होगा बच्चों? क्या बोले थे अभी? हम्म, हाँ, म्यूकस। ठीक है बच्चों, म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा याद रखना, मुख्य कोशिकाएं। ठीक है, जिसको बच्चों बोलते हैं अम्लजन। अम्लजन कोशिकाएं, इसको अम्लजन कोशिका भी बोलते हैं, ध्यान देना। तीसरा बच्चों होता है भित्तीय। क्या होता है? भित्तीय कोशिकाएं। ठीक। अब ध्यान देना, जो अमाशय है बच्चों, ये अमाशय में जो जठर ग्रंथि होती है, वो जठर ग्रंथि इन तीनों कोशिकाओं का सम्मिलित रूप होता है। अर्थात बच्चों, मैं इस तीनों को मिला दूं, ठीक है, इस तीनों कोशिकाओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? क्या बनते हैं? जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर ग्रंथि। अब देखना, अब देखना बच्चों, इसमें अब देखते हैं कि म्यूकस कोशिका का क्या काम होता है, मुख्य कोशिका का क्या काम होता है, और भित्तीय कोशिका का काम क्या होता है। याद रखना, जो बच्चों म्यूकस कोशिकाएं होती है, वो म्यूकस कोशिकाएं क्या करती है? ठीक है, देखना ध्यान से, म्यूकस कोशिकाएं क्या करती है? इससे म्यूकस स्रावित करती है, और क्या करती है कि जो अमाशय का परत होता है उस पे म्यूकस का परत बना देगा। क्या बना देगा? म्यूकस का परत। ये म्यूकस के परत क्या करते हैं बच्चों? हमारे जो HCl अम्ल हैं उससे क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्योंकि जान लो, HCl अम्ल का pH मान 1 होता है बच्चों, काफी हार्ड एसिड होता है। इस एसिड से अमाशय को बचाने के लिए म्यूकस कोशिका म्यूकस स्रावित करती है। म्यूकस कोशिका क्या स्रावित करेगी? म्यूकस। और वो म्यूकस क्या करती है? अमाशय की जो दीवार होती है उस पे अपना परत बना लेती है। जब परत बन जाती है तो ये म्यूकस की परत हमारे अमाशय को HCl अम्ल से क्या करता है? बचाता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है? बचाता है। तो ध्यान देना, तो बताओ, इस म्यूकस कोशिका से बच्चों क्या स्रावित होंगे? इस म्यूकस कोशिका से स्रावित होगा म्यूकस। ये म्यूकस अमाशय के परत पे जमेंगे, अपना परत बनाएंगे, और किससे रक्षा करेंगे? HCl अम्ल से। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्य कोशिकाएं, जिसको अम्ल जन कोशिकाएं बोलते हैं, इस कोशिका से बच्चों निकलता है, याद रखना, इस कोशिका से निकलेगा HCl अम्ल, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, याद रखना, इससे निकलेगा म्यूकस, इससे निकलेगा HCl। अब आना, ये जो भित्तीय कोशिका है बच्चों, ये निकालते हैं पेप्सिनोजीन। क्या निकालेंगे? पेप्सिनोजीन। पेप्सिनोजीन जो होता है बच्चों, वो निष्क्रिय है। क्या होंगे? निष्क्रिय। लेकिन जब वो निष्क्रिय होते हैं तो ये जो HCl है वो देखता है कि मेरा पड़ोसी निष्क्रिय है, हम शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, और मेरा पड़ोसी जो है ये कमजोर है। तो वो कहता है HCl अम्ल किससे? पेप्सिनोजीन से, रे सुनो, तुम निष्क्रिय है ना, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और हमसे मिलो,
अब तुमको हम सक्रिय बना देंगे। जब तुमको सक्रिय बना देंगे तुमको पेप्टीन बना देंगे। क्या बना देंगे? पेप्टीन। जब तुम पेप्टीन बन जाएगा तब तुम क्या करेगा? प्रोटीन को पचाएगा। ऐसे तुम अकेला क्या है? निष्क्रिय है। आओ हम तुमको अपना हाथ दे देते हैं। तो HCl क्या करता है बच्चों? ध्यान देना, पेप्सी नोजेन ये किससे स्रावित होते हैं? ये बच्चों स्रावित होंगे भित्तीय कोशिकाएं से, ठीक है। और ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, ठीक। पेप्सिनोजिन किससे स्रावित होगा? भित्तीय से। और क्या होगा? निष्क्रिय होते हैं। और ये HCl अम्ल क्या देखता है? मेरे पड़ोसी निष्क्रिय हैं। तो HCl अम्ल क्या कहता है पेप्सिनोजिन से? चलो इधर आओ, इधर आओ, तुम निष्क्रिय है, आओ हम तुमको अब बनाते हैं सक्रिय। तो HCl क्या करेगा? अपना हाथ दे देगा। किसके ऊपर दे देगा? अपना हाथ दे देता है पेप्सिनोजेन के ऊपर। जब पेप्सिनोजेन के ऊपर HCl अम्ल का बच्चों हाथ आ जाता है, इसका मतलब ये कि HCl अम्ल पेप्सिनोजिन को क्या करता है? पेप्सिन में बदल देता है। तब क्या होता है बच्चों? वो हमारे भोजन में जो प्रेजेंट आने वाले प्रोटीन होते हैं उसका क्या करता है? पाचन में करता है। तो ये पेप्सिनोजेन HCl अम्ल के, ठीक है, प्रकोप से ये भी क्या करता है? सक्रिय हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं अमाशय के बारे में, तब इसको खत्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अमाशय में जो जठर ग्रंथियां होती है, बताओ उसमें कितनी कोशिकाएं होती है? 3। कौन कौन? एक पहला था म्यूकस कोशिकाएं, जो किसको स्रावित करेगा? म्यूकस को, ठीक है। दूसरा कौन था? मुख्य कोशिका या अम्ल जन कोशिका, वो किसको स्रावित करेगा? HCl अम्ल को। फिर आप क्या देखे थे? एक लास्ट में भित्तीय कोशिकाएं, ये किसको स्रावित करेगा? पेप्सिनोजेन को। अब म्यूकस हमारे अमाशय की दीवार पे परत बना के HCl से बचाएगा, ठीक है। और फिर HCl जो निकलेगा मुख्य कोशिका से, और जब भित्तीय कोशिका से क्या निकलता है? पेप्सिनोजिन, वो निष्क्रिय होता है तो उसको सक्रिय कौन बनाएगा? HCl। जब सक्रिय बन जाएगा तो किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। सीधे टकराएगा प्रोटीन से। देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आज हम लोग 2 पाचक ग्रंथि के बारे में पढ़े, एक लाड़ ग्रंथि और एक अमाशय में पाए जाने वाले जठर ग्रंथि। इसके बाद बच्चों हमको 2 गो और बच गया है। एक बचा है आपका अग्नाशय, दूसरा बचा हुआ है आंत ग्रंथि। अग्नाशय और आंत ग्रंथि को खत्म करेंगे और हम लोग का क्या होगा? ये टॉपिक खत्म। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। चलो तो एक खेप थोड़ा यहां भी देख लेना। चलो याद रखना, लार से क्या क्या निकलते हैं, ठीक। इमाइलेज, लाइसोजाइम और खनिज लवण, ये स्टार्च को पचाएगा और ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारेगा। और ज्यादा योगदान बच्चों क्या होती है? कुत्तों उत्तों का घाव जब होता है चाट चाट के अपने घाव को छुड़ाता है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग इसको थोड़ा वीडियो देख के फिर से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय खत्म होगा तो फिर आंत ग्रंथि के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए बाय। दस से हम छोड़ दिए 10।